हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं राघव और ये है संजीव। आप देख रहे हैं रिएक्टिंग इंडियन डुओ। टॉपिक हमारा है द हिंदू हेरिटेज कनेक्शन ऑफ इंडोनेशिया न्यू कैपिटल। तो ये प्रशांत धवन सर की वीडियो है और पता है कि सर जब वीडियो बनाते हैं तो शॉर्ट में काफी कुछ बता देते हैं वो। और लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। ऐसा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मतलब एक तरीके से हिंदू हेरिटेज मतलब हिंदुस्तानी सभ्यता से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल, हिंदू सभ्यता से रिलेटेड है उनके, क्योंकि हम जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री इंडोनेशिया है। ठीक है, पर उनके जो नोट वगैरह, करेंसी वगैरह, वहाँ पे गणेश जी की फोटो मिलती हैं। उनके एयरलाइन का जो है वो गरुण एयरलाइन है। तो मतलब हिंदू परंपराओं से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, हिंदुज्म का कनेक्शन तो है ही वहाँ पे, मतलब ऐसा बिल्कुल। तो इन्होंने अपनी नई कैपिटल चेंज की है। जकार्ता थी, जकार्ता ने नया बना रहे नुसांत्रा नाम का। ठीक है, तो आइए देखें कि डिटेल में सर ने और क्या बताया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बिल्कुल, लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने सुना होगा कि इंडोनेशिया ने अप्रूव कर दिया है एक नया नाम अपनी नई कैपिटल के लिए। जी हां, इंडोनेशिया की कैपिटल बहुत ही जल्द जकार्ता नहीं रहेगी। इंडोनेशिया बनाने वाला है एक नई कैपिटल और इस नई कैपिटल का नाम होगा नुसांद्रा। अब जब ये नाम चुना गया ना, मैं आपको ये बता दूं, इसका एक बहुत ही डीप रिलेशन है इंडोनेशिया की हिंदू हेरिटेज से और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम में इंडोनेशिया ने ये नाम चुना है अपने नए कैपिटल के लिए। और इसलिए आपने देखा होगा, ऐसे आर्टिकल्स भी काफी पब्लिश हुए हैं कि इंडोनेशियाज न्यू कैपिटल इज ए थ्रोबैक टू द नेशंस हिंदू हेरिटेज। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि इंडोनेशिया पहली बात तो अपनी राजधानी चेंज क्यों कर रहा है और जो इनकी नई राजधानी का नाम है इसका क्या रिलेशन है विद इंडोनेशियाज हिंदू हेरिटेज। नाउ सबसे पहली बात तो मैप पे देख लो कि इंडोनेशिया आपको कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक आर्किपेलगो है, बहुत से आइलैंड्स का अपने आप में ये ग्रुप है, मगर आबादी के हिसाब से आप अगर देखो, इकोनॉमी के हिसाब से इंडोनेशिया इज ए पावर हाउस। आबादी है इंडोनेशिया की ए मैसिव 27.35 करोड़। और आज के समय सिंस इंडोनेशिया प्रेडोमिनेटली एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, तो बाय डिफॉल्ट इंडोनेशिया बन जाता है दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड इस्लामिक कंट्री। करेंसी बाय द वे ये लोग यूज करते हैं रुपया, और कैपिटल अभी के लिए इनकी है जकार्ता, जो यहाँ पर आपको मिलेगी। नाउ इंडोनेशिया की जो हिस्ट्री है आप अगर देखो तो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। बताया जाता है कि 2000 बीसी में, आज से हजारों साल पहले, ताइवान से और जो यहाँ पर पोलिनेशियन कंट्रीज है, यहाँ से हजारों किलोमीटर का सफर आराम आराम से तय कर करके लोग पहुंचे इंडोनेशिया में। और धीरे धीरे जो ये टापू है, यहाँ पर आबादी धीरे धीरे बढ़ती गई और ज़्यादातर जो आबादी है वो यहाँ पर रुकी जावा सी के करीब। जो ये जावा आइलैंड यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी आबादी गई क्योंकि बहुत ही फर्टाइल लैंड था, चावल ग्रो करना यहाँ पर काफ़ी ईजी था। और फिर इवेंचुअली क्या होता है कि 500 बीसी से लेकर 1 बीसी के अराउंड इंडिया से बहुत सारा इन्फ्लुएंस पहुंचता है इंडोनेशिया में। प्राइमरली ट्रेड के जरिए हिंदुइज्म धीरे धीरे फैलता है इंडोनेशिया में। उसके अलावा जो चोला डायनेस्टी थी, उन्होंने 1025 एडी के आसपास जब इंडोनेशिया का बहुत सारा एरिया अपने अंडर कर लिया था, तब उस वक्त जो चोला डायनेस्टी थी इंडिया की, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड किए थे इन इंडोनेशिया। तो हिंदुइज्म यहाँ पर काफी हद तक फैल चुका था और इस्लाम एक्चुअली आप अगर देखो तो इंडोनेशिया में फैला था अराउंड 16th to 17th सेंचुरी में। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जिस टाइम उज्बेकिस्तान से बाबर इंडिया में इन्वेड कर रहा था 1525 के आसपास, सेम टाइम में धीरे धीरे जो अरब ट्रेडर्स यहाँ पर पहुंच रहे थे, इन्होंने ट्रेड कर करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर काफी हद तक इस्लाम यहाँ पर फैला दिया। और इवेंचुअली क्या हुआ कि इस्लाम पूरे इंडोनेशिया में फैल गया। इसका बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया से कभी कोई मिशनरी वगैरह कभी आए नहीं। खैर, इंडोनेशिया एक बहुत ही यूनिक कंट्री है, क्योंकि आप अगर एक एग्जांपल देखो पाकिस्तान का, कि पुराने टेम्पल सब तोड़ दिए, थोड़े बहुत बचे हैं तो बहुत ज़रा खराब हालत है, माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे हैं। सेम केस आप अगर बांग्लादेश का देखो, वहां पे आपको मिलेगा, इवन अफगानिस्तान का। इंडोनेशिया एक यूनिक एग्जाम्पल है क्योंकि इन्होंने अपना जो इतिहास है, अपनी जो पुरानी पहचान है, वो कभी छोड़ी नहीं, उल्टा हमेशा उस पर प्राइड फील करी कि ये हमारी हिस्ट्री है, दुनिया को हम ये भी दिखाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंडोनेशिया का जो नेशनल एम्बलम आपको मिलेगा ना, ये है गरुड़। गरुड़ आपको पता होगा विष्णु जी की सवारी है। उसके अलावा जिस तरीके से इंडिया में थी टाटा एयरलाइंस सरकारी एयरलाइंस, वैसे ही जो इंडोनेशिया की सरकारी एयरलाइंस है, इसका नाम है गरुड़ एयरलाइंस। उसके अलावा आप अगर देखो तो जो करेंसी आपको मिलेगी इंडोनेशिया की,
उसमें जो 20,000 का जो नोट आपको मिलेगा, 20,000 रुपये का नोट, इस नोट पे आपको दिखेंगे गणेश जी। इस तरीके से इन्होंने रिस्पेक्ट दी है अपने अतीत को, अपनी हिस्ट्री को। और इवन दो काफी बार पाकिस्तान समेत कई और कंट्रीज ने कहा है कि आप ये सिंबल्स क्यों डालते हो हर जगह अपनी कंट्री में, तो इंडोनेशिया के जो रूलर्स हैं वो उसके जवाब में कहते हैं कि इस आइडेंटिटी को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि इंडोनेशिया की इस सोच के पीछे सुकार्नो और इनकी फैमिली का भी बहुत ही बड़ा रोल है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये फोटो है सुकार्नो की। जिस तरीके से इंडिया में महात्मा गांधी जी को हम कहते हैं द फादर ऑफ द नेशन, वैसे ही इंडोनेशिया के फादर ऑफ नेशन है सुकार्नो। जब इंडोनेशिया ने इंडिपेंडेंस की जंग लड़ी तो सुकार्नो ने लीड किया था इंडोनेशिया को। एक्चुअली आप कह लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, गांधी जी सबका कॉम्बिनेशन है इंडोनेशिया के लिए सुकार्नो। और इनका जो नाम देख रहे हो यहाँ पे आप सुकार्नो, ये भी लिया गया है महाभारत से। इनके जो फादर थे वो महाभारत को काफी स्टडी कर चुके थे, तो इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पे। मगर सिंस आपको पता होगा महाभारत में कर्ण लड़े थे रॉन्ग साइड की तरफ से, तो उन्होंने अपने बेटे के नाम के आगे लगा दिया सुकार्नो कि ये अच्छी साइड से लड़ने वाला कर्ण है। और अगर आपको शक हो रहा हो इस थ्योरी में कि पता नहीं ये कर्ण से ही लिया गया नाम है या फिर कोई कोइंसिडेंस है, तो मैं आपको ये बता दूं, सुकार्नो की जब बेटी हुई जो अपने आप में बाद में इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट बनी, इंडोनेशिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, तो इनका नाम भी जान लीजिए। इनका नाम था मेगावती सुकार्नो पुत्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप गूगल भी करिएगा, सुकार्नो पुत्री द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम 2001 टू 2004। और ऐसा नहीं है कि ये लोग बस इंडोनेशिया में सिर्फ सिंबल्स या जो गॉड्स, डेमी गॉड्स, देवता है, सिर्फ उन्हीं के नाम पर ये रखते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का नाम, कंपनीज का नाम, या फिर इवन जो अपने लीडर्स का नाम है वो भी। आप अगर देखो इंडोनेशिया की हिस्ट्री में, देखो हर कंट्री में एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल फिगर होती है, एक रूलर होता है जिसको वो कंट्री बहुत प्यार करती है। इंडिया में आप कह सकते हैं, इंडिया में तो खैर बहुत सी फिगर्स हैं, मगर जो कुछ प्रोमिनेंट नाम है उनके बारे में सुनकर हर इंडियन प्राउड फील करता है। फॉर एग्जांपल पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इस तरीके से इंडोनेशिया में जो इनके सबसे फेमस रूलर रह चुके हैं उनका नाम है गजा मादा। गजा मादा आप कह लीजिए इंडोनेशिया के प्राचीन टाइम से लेकर आज तक एक नेशनल हीरो है। गजा मादा प्राइम मिनिस्टर थे आखिरी हिंदू एम्पायर के ऑफ इंडोनेशिया। इस एम्पायर का नाम था मजापीट एम्पायर। इस एम्पायर की रेन थी फ्रॉम 1293 AD टू 1527 AD। इसी एम्पायर के दौरान बताया जाता है कि इंडोनेशिया ने अपनी मैक्सिमम टेरिटरी कब्जा ली थी। इंडोनेशिया का साइज बहुत बड़ा था इस एम्पायर के अंडर, और इसका रीजन था गजा मादा। आज भी आप किसी भी इंडोनेशियन से बात करोगे गजा मादा के बारे में, इमीडिएटली आपको बता देगा कि हाँ बिल्कुल, इंडोनेशिया के ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में, हर बिल्डिंग के आसपास इनके स्टैचूज आपको मिलेंगे। इंडोनेशिया की जो हिस्ट्री बुक्स हैं वहां पे आपको इनका मेंशन मिलेगा। और गजा मादा अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़े बिलीवर थे रामायण महाभारत के। इन्होंने अपने टाइम में इंश्योर किया कि पब्लिक में रामायण महाभारत का ज्ञान प्रॉपरली पहुंचे। इसलिए आज के समय भी आप देखते हैं कि इंडोनेशिया की जो रामलीला है, जिस तरीके से महाभारत के सीन्स को ये लोग एनैक्ट करते हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और यूनिक है। तो इस सब का रीजन है गजा मादा। और जो इनका नाम है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गजा आपको पता होगा इसका मतलब है एलिफेंट, और गजा वाहन था इंद्र देवता का। और मादा जो ये वर्ड है ये जापानीज लैंग्वेज में एक वर्ड है, इसका मतलब होता है ड्रंक। अब आप इमेजिन करो एक हाथी ड्रंक, वो एक ड्रंक एलिफेंट इतना वायलेंट हो सकता है, इतना ताकतवर हो सकता है कि एक बार को उसके सामने कितनी भी बड़ी ऑब्स्टेकल हो उसको तोड़ के वो आगे निकल जाएगा। तो गजा मादा भी ऐसे ही थे। बताया जाता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे ये अपने टाइम में, और इन्होंने अपने टेन्योर में ली थी एक शपथ। इनकी जो शपथ है आज भी हर इंडोनेशियन को पता है इसका नाम है सुम्पा पलापा। इस कसम के अंडर गजा मादा ने यह कहा था कि जब तक पूरा नुसांत्र मैं माजापीठ के अंडर नहीं लेके आता, मैं जिंदगी की किसी भी एंजॉयमेंट में इंडल्ज नहीं करूंगा। और फिर कई सालों के बाद इवेंचुअली ये पूरे नुसांत्र को लेके आए थे इंडोनेशियन एम्पायर के अंडर। अब यहां पर आप कहोगे नुसांत्र का क्या मतलब है? देखो, नुसांत्रा का मतलब है कि ना सिर्फ इंडोनेशिया, जबकि इंडोनेशिया के जो आसपास का रीजन है जहां पर थाईलैंड, सिंगापुर की कुछ टेरिटरी, वेरियस और जो कंट्रीज की टेरिटरी है वो समझ आती है, इसको कहा जाता है नुसांत्र। नुसांत्र आप अगर देखो इसका मतलब जापानीज लैंग्वेज में होता है आर्किपेलगो, मतलब के आइलैंड्स का ग्रुप। तो आप कह लीजिए नुसांत्र जो ये शब्द है ना, इंडोनेशियंस के माइंड में जब ये लोग सुनते हैं ये वर्ड, उनके माइंड में आता है इंडोनेशिया की पीक, इनकी गोल्डन एरा, जब इनके पास बहुत सारा लैंड था, इनकी जो सिविलाइजेशन थी फ्लरिश कर रही थी। तो बहुत सोच समझ कर इन्होंने फिर से जो ये वर्ड है इसको बहुत ही खूबसूरती से यूज किया है, और ये डिसाइड किया है कि जो इनकी अब नई कैपिटल होगी उसका नाम रखेंगे ये नुसांत्र। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर ये लोग अपनी कैपिटल चेंज कर क्यों रहे हैं? देखो, जकार्ता जिस आइलैंड में है उस आइलैंड का जो ये वाला पार्ट है,
ये काफी हद तक डूब रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर ये लोग अब जो बोर्नियो आइलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बोर्नियो आइलैंड, ये एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है बाय साइज। यहाँ पर जो इंडोनेशिया का पार्ट है वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं अपना टापू इस तरीके से। यहाँ पर आप देखोगे ओवर हेयर यहाँ पर बनाया जाएगा नुसांत्र। और जो ये मूविंग का प्रोसेस है ये आसान नहीं होगा। टोटल इंडोनेशिया को यहाँ पर खर्चने होंगे अराउंड 34 बिलियन US डॉलर्स। बहुत सी नई बिल्डिंग्स बनेंगी, नई सड़कें बनेंगी, जो सरकारी मिनिस्ट्रीज हैं उनके लिए नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, बहुत खर्चा होगा। बट इंडोनेशिया लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है और इसलिए ये बिल्ड कर रहे हैं एक नया कैपिटल। और इंडोनेशिया अकेला देश नहीं है जो नया कैपिटल बिल्ड कर रहा है। इससे पहले आप अगर देखो तो म्यांमार भी अपना जो कैपिटल है ये शिफ्ट कर चुका है। उसके अलावा ब्राजील ने भी 1960 में अपना कैपिटल चेंज किया था। पहले इनका कैपिटल था रियो डे जेनेरियो, बाद में उन्होंने अपना कैपिटल चेंज कर लिया टू ब्राजीलिया। उसके अलावा नाइजीरिया ने भी अपना कैपिटल चेंज किया है। एक टाइम में इनका कैपिटल था लागोस, बाद में इन्होंने 1991 में अपना कैपिटल चेंज किया था। इवन कजाकिस्तान आप अगर देखो मोस्ट रिसेंट एग्जांपल है, कजाकिस्तान ने भी जो अपना कैपिटल है ये चेंज किया था फ्रॉम ऑलमेटी टू नूर सुल्तान। तो इंडोनेशिया का जो ये डिसीजन है इससे ये पता लगता है कि सुकार्नो की जो सोच थी, उनकी जो बेटी की सोच थी, वो आज भी जिंदा है। इंडोनेशिया हमेशा अपने अतीत को लेकर प्राउड फील करेगा और हर जगह उसको ये रिप्रेजेंट भी करेंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की कर सकते हैं तैयारी विद अ सिंगल परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पे और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे 24 महीने, 36 महीने या फिर इवन 18 महीने का कोर्स। अगर आपके पास टाइम है 2-3 साल तक प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, 24 मंथ कोर्स इज बेस्ट फॉर यू। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ये थी वीडियो सर की। और कैसी लगी आपको वीडियो? मुझे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इंडोनेशिया बेसिकली ये शो कर रहा है कि हमें हमारे अपने अतीत को या अपनी पुरानी जो सभ्यताएं हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे बात की है सर ने कि कैसे इंडोनेशिया ने अपने पुराने अतीत को जिंदा रखा है। इस्लामिक यानी कि इस्लामिक तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो डिक्लेयर करते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का देश, 26.3 करोड़ पॉपुलेशन है। जैसे कि सर ने बताया तो पूरे इस प्लेनेट पे सबसे बड़ी जो कंट्री है मुस्लिम कंट्री वो है इंडोनेशिया। फिर भी उनके रुपए पे 20,000 के नोट पे आपको देखने को मिलेगा गणेश जी की। और तो इस वीडियो में सर ने बताया कि जकार्ता जो करंट कैपिटल है इंडोनेशिया की वो अभी वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं बिल्कुल नुसंतारा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है? तो सर ने इसके पीछे बहुत सारे कारण दिए हैं कि जैसे कि इंडोनेशिया पे काफी हमेशा से ही मतलब इन्फ्लुएंस रहा है हिंदुज़म। गजामादा जो थे उन्होंने पीक पहुंचाया था इंडोनेशिया को अपने टाइम पे, तो उन्होंने कहा था नुसांतरा उन्हीं का ही नाम दिया हुआ है। तो वो जो अपने पीक टाइम को याद करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए नाम ये चाह रहे हैं कि इसमें बनाया जाए। सर बोले थे काफी शक्तिशाली माने जाते थे और उनकी देख रेख में ही उनके राज्य में ही इंडोनेशिया ने काफी ज्यादा एक्सपैंड किया था अपना, मतलब काफी ज्यादा फैलाया था अपने राज्य को। और बाकी तो सर ने बात की चोला डायनेस्टी की, कैसे चोला डायनेस्टी का प्रभाव गया वहाँ पे, मंदिर वगैरह बने थे। और ये भी बताया था सर ने कि उसमें सुकर्णों के बारे में जिक्र किया था कि उनका नाम कैसे पड़ा है, कि कर्ण से रिलेटेड नाम था। उनके पिताजी महाभारत और रामायण के बहुत फैन थे, मतलब कभी फॉलो करते थे उससे, मतलब उनकी जो पढ़ते थे अध्ययन करते थे उसका, तो उससे काफी ज्यादा वो मोटिवेट हुए, काफी इंस्पायर हुए, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। और फिर ये सोच के उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा सुकर्णो। सुकर्णो का सु का मतलब होता है गुड और कर्ण से लिया गया महाभारत के। और सु गुड कर्ण इसलिए लिखा गया, इसलिए बोला गया ताकि जो उनका, क्योंकि कर्ण जो है युद्ध में रॉन्ग साइड से लड़े थे, कौरवों की तरफ से लड़े थे वो, इसीलिए वो चाहते थे कि उनका जो पुत्र है वो हमेशा से अच्छे साइड से ही लड़े। बिल्कुल, सूर्यपुत्र कर्ण। और ये कहानी सूर्यपुत्र कर्ण से सुकर्णो कैसे नाम है, सुकर्णो की वैल्यू उतनी जितनी महात्मा गांधी की भारत में, ये लेवल है उनका वहाँ पे। और उनके पिताजी, उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था मेघावती सुकर्णपुत्री। तो वो पहली महिला प्रेसिडेंट थी इंडोनेशिया की। 2001 से 4 के आसपास की बात बताई थी सर ने। और
बाकी तो उनके एयरलाइन का नाम गरुड़ है, हम सब जानते हैं कि भाई गरुड़ जी जो है भगवान विष्णु जी के, लॉर्ड विष्णु के हमारे वाहक रहे हैं। तो कितना मतलब आप सोचोगे कितना इन्फ्लुएंस है हिंदू कल्चर और करेंसी पे गणेश जी का। बिल्कुल। और पाकिस्तानियों ने भाई पूछा भी था, सर ने जिक्र किया है कि उन्होंने पूछा कि भाई ये सब क्यों करते हो, तो उन्होंने जवाब दिया था अपने साथ। मुझे तो लगा जवाब पता क्या दिया इंडोनेशिया ने, तेरे से मतलब तू कौन भाई, कौन तू, खामा निकल चल, तू कौन, मैं खामा का। तो ये कहानी थी भाई, पूरी इस वीडियो में यही था। और बाकी अच्छी बात है कि भाई अपना जो कौमें अपने अतीत को भूल जाती हैं वो कौम नहीं बचती हैं। और जहाँ तक बात की कि हिंदू मिशनरी नहीं थे कोई, क्योंकि हिंदू धर्म कभी किसी और को कन्वर्ट करना नहीं सिखाता। आप अपनी मर्जी से आना चाहेंगे तो आपका स्वागत है, आपको जाना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। आप दोनों, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, नथिंग एल्स। हिंदुइज्म जो है एक जीने का तरीका है, कोई धर्म, एक तरह से धर्म नहीं है, जीने का तरीका। हम बॉर्न ही एज अ हिंदू ही होते हैं, आप ये मान के चलिए, क्योंकि ऐसा कोई पाबंदियां नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है। आपको जैसा आप फ्री माइंड से रहिए, अपना पीस, अटर्नल पीस आपको मिलनी चाहिए, कुल मिला के मोक्ष मिलना चाहिए आपको, ये मेन सार है। हिंदू धर्म का मेरे को लगता है जो ये है, हिंदू धर्म का जो मतलब हमेशा से ये रहा है कि हिंदू में जब हिंदू जो भी हो मतलब वो इंसान की तरह रहे, बस अच्छे से रहे, अच्छा काम करे, पीसफुली अच्छे से ट्रीट करे दूसरे ह्यूमन को भी, और बस ह्यूमन को भी करे, और यहाँ तक कि छोटे छोटे जीवों का भी ध्यान रखे। जी जी जी, किसी को मारे पीटे नहीं भाई, चींटियों को भी खाना खिलाना सिखाया जाता है, हिंसा नहीं सिखाई जाती हिंदू में। तो ये पूरी कहानी थी। डिफेंस हमेशा से ही रहा, डिफेंस अगर कोई उंगली करे तो उंगली भी तोड़ दो, ऐसा डिफेंसिव ऑफेंस करना चाहिए ना, ऑफेंस करो डिफेंस के लिए, क्योंकि हम लोग को इतनी बार गुलाम बनाए गए हैं ना, हमारा देश बनाया गया, आक्रांताओं ने इतनी बार लूटा, बहुत सारे हमले हुए, क्योंकि हम कमजोर थे। एक्चुअली हमने शस्त्र जो है ना छोड़ दिए थे। तो हमें भैया शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान लेकर चलना चाहिए। हमारे सारे भगवानों के हाथों में एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, और देखा जाए तो जितने भी हमारे राजा थे उनको धोखे से ही मतलब बिल्कुल धोखे से किया गया, या फिर कोई विभीषण बन गया उनमें से, बिल्कुल आपस में अंदर ही काट दिया। तो चलिए कोई नहीं, पावर स्ट्रगल चलती रही है, वो उसमें कोई वो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। पर जहाँ तक बात है कि अब ये नया भारत है, नया हिंदुस्तान है, अपना मुकाबला दुश्मनों का करना बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। और बाकी जहाँ तक बात रही इंडोनेशिया की, तो अच्छी खबर है, और वो वहाँ पे रामायण का मंचन करते हैं, बाकी वो अच्छी बात है। हिंदू हेरिटेज, हमारी सभ्यताओं को उन्होंने जीवित रखा, अपने पुरानी चीज़ों, क्योंकि लोग अक्सर ना अपने भूतकाल को भुला देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बिल्कुल, वो तो बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान तो यार हर चीज भुलाने पे राजी है। वहाँ पे उन लोगों ने मंदिरों को तोड़ दिया, वहाँ की जो माइनॉरिटी है, क्या कर लिया यार, माइनॉरिटी है, तोड़ के क्या मिल गया, तो काफी जुल्म करते हैं वो लोग। ऐसा अफगानिस्तान में लॉर्ड बुद्धा की एक थी बामियान स्टैचू, लॉर्ड बुद्धा, तालिबानियों ने बॉम्ब लगा के उड़ा दिया। सबसे प्राचीन चीज सोचो, चट्टान में काट काट के आप देखना, अब लेजर लाइट से वो इमेज उकेरी जाती है वहां पे। तो क्या मिलता है यार तोड़ के, यार तुम लोग तोड़ोगे, कोई तुम्हारे धर्म की चीजें तोड़ेगा, क्या मिलेगा लास्ट में बताओ। तोड़ते एक दूसरे को तोड़ बाड़ के, एक दूसरे को मार के ऊपर चले जाना है। शांति से रहो, दुनिया को आगे ले जाओ, धर्म के चक्कर में फंस के नहीं मरना चाहिए किसी को भी। अच्छे काम करो, और जो फालतू बोले उसको जवाब तुरंत दो। बस यहीं तक मेरा कहना था। मेरा भी। बाकी जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।